चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं आज सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट के सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिसके थ्रू अपन पूरे इस सब्जेक्ट को प्रोसीड करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट का मेन पढ़ने का मतलब है कि अपन इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी लाइक चार्ज। हम चार्ज के बारे में बात करेंगे, करंट के बारे में बात करेंगे, वोल्टेज के बारे में बात करेंगे, पावर के बारे में बात करेंगे और एनर्जी। ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इसके बारे में बात करेंगे, इनकी यूनिट्स क्या है और इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद इस जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट में हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ सोर्सेज। टाइप ऑफ सोर्सेज में आता है करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो इनके बारे में बात करेंगे, ये किस तरह एक्ट करते हैं स्टडी स्टेट कंडीशन में, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे KCL, KVL, किरचॉफ लॉ, करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। ये बेसिक्स हैं, जो सर्किट्स के बेसिक्स हैं वो यही हैं। ठीक है, उसके बाद एक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को किस तरह ऐड करेंगे, सीरीज़ में ऐड होते हैं तब क्या फॉर्मूला होता है, पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, इंडक्टर का कैसे बिहेव होता है, कैपेसिटर का क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में अपन बात करेंगे वो है वोल्टेज एंड करंट डिवीजन। रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट का डिवीजन किस प्रकार होगा, इंडक्टर के लिए किस प्रकार होगा और कैपेसिटर के लिए किस प्रकार होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन टू पोर्ट नेटवर्क बहुत ईजी है, अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद है साइनोसॉइडल स्टेट एनालिसिस। यहाँ पर अपन बात करेंगे RMS वैल्यू के बारे में, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ पर। DC वैल्यू के बारे में किस प्रकार मेजर किया जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे थ्योरम्स। थ्योरम्स अपन जानते हैं, बहुत सारी थ्योरम्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में जिनके बारे में अपन बात करेंगे। वो हैं कौन कौन सी, जैसे आप जानते हैं टेलीजन थ्योरम है, उसके बारे में बात करेंगे। मिलमैन थ्योरम है, उसके बारे में बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम थेवेनिन, नॉर्टन, तो इन सब के बारे में डिटेल बात करेंगे। सुपरपोजिशन, ये सब थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रांजेंट्स। AC और DC जब सप्लाई हो तब इंडक्टर, कैपेसिटर, इनका किस प्रकार बिहेवियर होता है स्टडी स्टेट कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे ट्रांजेंट्स में। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सीरीज एंड पैरेलल RLC नेटवर्क। ठीक है, इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे रेजोनेंस को। रेजोनेंस के अंदर अपन बैंडविड्थ की स्टडी करेंगे, क्वालिटी फैक्टर और जो भी इसके रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। ये सब रेजोनेंस चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है, अब मिसलेनियस के अंदर अगर अपन बात करें तो मैंने देखा इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ इंक्लूड कर दी मिसलेनियस में, क्योंकि हम अलग अलग टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, उन सबको इसी में कंसिडर कर दिया। जैसे कि फिल्टर्स की स्टडी इसी में करेंगे। उसके बाद आपका मैग्नेटिक सर्किट और डॉट पोलैरिटी, इनकी बात भी इसी में मिसलेनियस में ही होगी। ठीक है, और डॉट पोलैरिटी। उसके बाद अपन बात करें मिसलेनियस में तो एक चैप्टर ग्राफ थ्योरी, जिसके सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन वो अपन इसके अंदर ही स्टडी करेंगे उसका भी। तो ये डिटेल सब्जेक्ट हमारा पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही हम इन सब टॉपिक्स की स्टडी कर देंगे। मेरा प्राइमरी टारगेट ये होगा कि जो आपसे आपका टॉपिक क्लियर होगा उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा ही न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, तो आपको पूरा उसी हिसाब से चलना होगा कि जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो है कि आप एक बार थ्योरी कंप्लीट करें, उसके बाद न्यूमेरिकल करते जाएं। जितने ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक सर्किट में न्यूमेरिकल्स करेंगे उतने ज़्यादा ये सब्जेक्ट आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। अब देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट के बारे में जब बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि हम देखिए कि क्या बात करने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट में। फाइन, एक बार कलर चेंज कर देता हूँ पेन का ताकि आपको क्लियर शो हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में अपन बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक्स, देखो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट के बारे में हमें ये पता हो कि ये सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है, हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं और वो हमारे लिए क्या हेल्पफुल होता है, हमारे सब्जेक्ट का हमारे डेली लाइफ में क्या हेल्पफुल होता है, उस सब के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट का मेन एम क्या होता है। इस सब्जेक्ट का मेन एम होता है कि हमें मान लो एक जगह से किसी एक पॉइंट से, किसी पॉइंट A से किसी पॉइंट B तक एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं। तो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसमिशन के थ्रू करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सर्किट बनाया जाता है
एनर्जी का किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने के लिए पूरा एक प्रॉपर सर्किट बनता है, और उसी के लिए अपन इस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, इनके थ्रू ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और उन सब को अपन डिटेल एनालिसिस के अंदर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है सब्जेक्ट की, वो क्या है? आवर मेन एम इज़ टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, and for this we required an interconnections between the electrical elements और components। जो RLC हैं उनके बीच interconnections होता है, और उसी के थ्रू हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, और इसीलिए हम किसकी स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट। यही है बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो मैं आपको बेसिक से इसलिए लेके चल रहा हूँ कि एक बार आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप जो सब्जेक्ट का जो हार्ड टॉपिक्स हैं वो आप इजीली कवर कर पाएंगे, क्योंकि बेस ही सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। और एसएससी जेई के मेंस के लिए आपको अलग से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो डेफिनेशंस जो यहाँ पढ़ाई जाएगी वही डेफिनेशंस आपको एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन पूछी गई है, चार्ज की पूछी गई है, तो वो सब आपकी क्लियर होती जाएगी साथ साथ में। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले, काफ़ी लोगों को एक डाउट रहता है लेकिन कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो है नेटवर्क और सर्किट में डिफरेंस। ये कई लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि कई बार वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। ठीक है, नेटवर्क और सर्किट में क्या डिफरेंस है? जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ कि वेन डायग्राम इस प्रकार बना दिया वेन डायग्राम इस तरह बना दिया, तो इसमें आपको डिनोट करना है कि सर्किट के लिए कौन सा वेन डायग्राम है और नेटवर्क के लिए कौन सा है। तो देखो आपको इस प्रकार शो करते हैं आप सर्किट और नेटवर्क के लिए कि जो ये सेंटर में दिया गया है ये है सर्किट, और जो आउटर साइड दिया गया है ये है नेटवर्क। अब वैसे आप समझ गए होंगे कि इसका वेन डायग्राम का मतलब क्या है, लेकिन आपको मैं क्लियरली समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, नेटवर्क क्या होता है? कोई भी सर्किट अगर वो ओपन सर्किट भी है, हम ये नहीं कहते कि वो ओपन है, अगर कोई भी सर्किट ओपन भी है तब भी वो नेटवर्क कहलाएगा, और अगर वो पूरा क्लोज सर्किट है, पूरा क्लोज लूप बना हुआ है, तब भी वो नेटवर्क कहलाएगा। लेकिन सर्किट है वो अपने आप में हमेशा डिफाइन होता है कि वो हमेशा क्लोज्ड होता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये डीसी सप्लाई दे दी अपन ने, यहाँ आर है, यहाँ एल है, ये सी है। अब ये क्लोज सर्किट है, ठीक है, और एक मैंने आपको यहाँ और दे दिया आर एल सी, और ये ऐसा आपको यहाँ पे आपको इजीली शो नहीं होगा। यहाँ देखिए आप, ये आर है, ये एल है, ये सी बनाया और ये बना दिया। अब आप यहाँ देखिए कि इस सर्किट में यहाँ क्लोज लूप है पूरा, तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप सर्किट कहोगे। जब क्लोज लूप बन जाएगा, ऑलवेज क्लोज लूप बनेगा, तो इसे आप क्या कहोगे? सर्किट। लेकिन इसे आप नेटवर्क भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क क्लोज और ओपन दोनों को नेटवर्क कहते हैं। अच्छा, इस केस में क्या है? इस केस में आप अगर देखो तो ये ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट को आप सर्किट नहीं कह सकते क्योंकि करंट है वो पूरी क्लोज लूप में फ्लो नहीं करी, तो इसे आप क्या कहोगे? तो इसे आप कहोगे नेटवर्क। इसे आप क्या कहोगे? नेटवर्क। लेकिन इसे सर्किट नहीं कह सकते। तो नेटवर्क ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, लेकिन सर्किट हमेशा क्लोज होगा। ये बेसिक है नेटवर्क और सर्किट में डिफरेंस। और यहाँ पे भी यही बताया गया है कि जो सर्किट है, नेटवर्क है, वो हमेशा सर्किट, सारे सर्किट है वो नेटवर्क होंगे हमेशा, लेकिन सारे नेटवर्क हैं वो सर्किट हो, ये पॉसिबल नहीं है। एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सारे की केस आ जाता है तब आप कह सकते हो कि ये पॉसिबल नहीं है। चलिए फिर अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की। अब देखो इससे आगे बात करते हैं, सबसे पहले अपन बेसिक डेफिनेशंस के बारे में। अब बेसिक डेफिनेशंस में अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चार्ज की। देखो चार्ज पर कई बार डायरेक्टली एसएससी जेईई मेंस में पूछ लिया गया है, चार्ज की डेफिनेशंस लिखो, और जब चार्ज लिख देगा वो वहाँ पर, और आपको ऐसा लिख देगा कि चार्ज 5 मार्क्स का है, तो आपको वहाँ पर क्या पॉइंट्स लिखना है वो सब आप ध्यान देना, मैं यहाँ पे अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है। अब चार्ज की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर कंसिस्ट ऑफ। किसी भी जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, और उसी को अपन क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम्ब्स, ठीक है। चार्ज को जो हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आप देखिए कि चार्ज अपने आप में हमने कह दिया जैसे 1 कूलम, एक कूलम अपने आप में कोई छोटी यूनिट नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। कैसे? मैं आपको वो यहाँ बताता हूँ, ठीक है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है?
हम सब जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और अगर एक प्रोटॉन पे पूछा जाए तो कहते हैं +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अगर मुझे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मैं वापस रफ कर दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे एक कूलम पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो मल्टीप्लाई में है वो इक्वल के दूसरी साइड जाके डिवाइड में चली जाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसकी वैल्यू आएगी 6.24 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये जो सवाल है कई बार एसएससी जेई के प्री में और कई सारे कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि एक कूलम पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ देख सकते हैं 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज पर। तो एक कूलम चार्ज अपने आप में छोटी क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि एक कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 इंटू 10⁻18, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने ज़्यादातर देखा होगा तो जो चार्ज की यूनिट है वो माइक्रो कूलम, मिली कूलम, इस प्रकार के पैटर्न में होती है, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे बात कर दी अपन ने, जो मैं आपको बताना चाहता था बेसिक, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि द चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, द चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे समाप्त किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब चार्ज को ना तो आप बना सकते हैं ना ही उसे खत्म कर सकते हैं। चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है, और इसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो अब आप जैसे आपको एसएससी जेईई मेंस में पूछ लिया कि चार्ज के बारे में, तो आप क्या लिखोगे? पहले बेसिक डेफिनेशन, इट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर कंसिस्ट ऑफ। उसके बाद आप इसकी यूनिट्स क्या है, वो है कूलम्स। उसके बाद आप बात करोगे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है। उसके बाद एक कूलम चार्ज है वो कितनी बड़ी लार्ज यूनिट्स है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो लिख सकते हो आप। उसके बाद आप लिखोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, और उसके आप फिर बेसिक डेफिनेशन, द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये सब चीज़ें लिखने के बाद आप कह सकते हो कि इसमें आप यही लिख सकते हो, और यही 5 मार्क्स के लिए सुटेबल होता है। चलिए अब अपन देखिए, मैं यहाँ दोनों चीज़ें कवर कर रहा हूँ, एसएससी जेईई प्री के लिए और मेंस दोनों के लिए। प्री के लिए मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उन सब पॉइंट को अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, और मेंस के लिए जो कंटेंट लिख रहा हूँ वही कंटेंट आपको वहाँ छापना होता है, इससे अलग कुछ नहीं लिखना होता वहाँ, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वो है आपके सामने करंट। अब करंट के बारे में बात करें। करंट क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द टाइम रेट चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर। ये बेसिक डेफिनेशन है। dq/dt, आई बराबर अपन क्या लिखते हैं dq/dt, ठीक है। तो आप कह सकते हो द फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज फ्लो करता है उस रेट को आप किससे डिफाइन करते हो? करंट से, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट की बात की जाए तो आप देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसकी यूनिट दोनों हो सकती हैं, एक तो कूलम पर सेकंड और दूसरी एम्पियर। ये दोनों ही चार्ज की यूनिट है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने अलग से स्पेसिफाई किया, क्यों? क्योंकि जो मैं आपको, देखो जिस पैटर्न से मैं आपको शुरुआत से लेके चल रहा हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट में, जब मैं नेक्स्ट स्टेज पे जाऊँगा थ्योरम्स में, केसीएल में, केवीएल में, तो जिस पैटर्न को मैं फॉलो करूँगा उसी से मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, और आप भी उसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपके माइंड में आप दो डाइवर्ट नहीं होंगे कि भाई यहाँ पे करंट की डायरेक्शन किस तरफ लूँ। जो हम शुरुआत से बेसिक से जो लेके चलेंगे वही करंट डायरेक्शन हम फाइनल तक, एंड तक लेके चलेंगे, ताकि पूरे सब्जेक्ट में कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होती है। नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है उसके तो अपोजिट होती है और इसके
सेम इसी डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो कि करंट फ्लो करती है। अगर मैंने कह दिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे और ये इस सीक्वेंस में ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट। लेकिन प्रोटॉन के डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। उसके बाद एक और जो ज़रूरी चीज़ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, या पॉइंट्स अपने कॉपी में लिखते जाना, क्योंकि मैं रफ कर रहा हूँ, वापस उसी पे कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जो दूसरी चीज़ मैं डायरेक्शन ऑफ करंट में जो बताना चाहता हूँ आपको, वो क्या है, देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसकी बात करेंगे अपन आगे, ठीक है। चलिए इसकी बात अपन ऐसे करते हैं, वोल्टेज में करते हैं, ताकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो दोनों चीज़ों पे आपका, ठीक है। तो ये आपने करंट का देख लिया। अब अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वोल्टेज, ठीक है। एक मिनट है, मैं आपको वो वापस पॉइंट दे देता हूँ ताकि आपके नोट्स में रह जाए ये। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वोल्टेज की। अब वोल्टेज में देखिए, वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है। देखो मैं अब पहले आपको वोल्टेज बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि कोई भी एक वस्तु है, ठीक है, हम फिजिक्स की बात करते हैं कॉमन। इस वस्तु को यहाँ से उठा के आपको किसी एक और पॉइंट पे लेकर आना है, इस पॉइंट पे लेकर आना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसे खींचोगे, एक फोर्स लगाओगे, फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। किसी भी वस्तु ए को खींचकर किसी अन्य पॉइंट पर लाने के लिए आपको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो वैसे ही जब एक चार्ज किसी पॉइंट पर है और उस चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, पॉइंट ए पे था ये पहले, अब पॉइंट बी पर लाना है, तो आपको इस चार्ज को यहाँ लाने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और वही फोर्स क्या कहलाता है यहाँ पर, ईएमएफ, जिसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एक बेसिक डेफिनेशन है समझने के लिए, समझ गए आप। जो थियोरेटिकली अपने को एग्जाम में लिखना है उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, लेकिन चीज़ अपने को समझ में कितनी आसानी से है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी चार्ज को किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक मूव करवाने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और उस इलेक्ट्रिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो उस फोर्स को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए अब मैं आपको बेसिक जो डेफिनेशन है इसके एग्जाम के लिए वो क्या है कि टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन an external force is required, and in electrical circuit then this force is provided by the electromotive force or EMF। तो सेम डेफिनेशन है जो आपने अभी समझी है, ठीक है। इसको किस तरह डिफाइन करते हैं, तो E बराबर dW/dQ, समझ आ गई। तो कई बार आपने देखा होगा जो वर्क या एनर्जी की जो वर्क या एनर्जी होती है उसको आप कई बार कहते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि वो किस तरह उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एनर्जी फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक, ठीक है। तो E बराबर dW/dQ, पर यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए अब मैं आप यहाँ पर आपसे बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। चलिए ये जो मैं रफ कर रहा हूँ आप अपने नोट्स में ज़रूर ढंग से लिखें इसको, क्योंकि ताकि चीज़ें समझने में आसानी होगी बाद में। अब बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है चार्ज पोलैरिटी पे। देखिए अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सेलरेट हो जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेटेड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, लेकिन ये डायरेक्शन किसके लिए है, ये तो थी किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। और अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की दी जाए तो ये क्या कर देंगे, ये डी एक्सेलरेट कर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज डी एक्सेलरेटेड कह सकते हो आप इसी को। इसी चीज़ पे अपन कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है पोलैरिटी पे, चार्ज पोलैरिटी पे। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, वोल्टेज के बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर। अब देखिए पावर के बारे में, पावर क्या होता है, एक तो कॉमन डेफिनेशन, इट इज़ द टाइम रेट चेंज ऑफ एनर्जी,
सीधा ही dW/dt, P बराबर अपन सब जानते हैं P बराबर dW/dt टाइम रेट चेंज ऑफ एनर्जी। एक कॉमन डेफिनेशन ये भी है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। लेकिन कई बार एग्जामिनर है वो पूछ लेता है कि जो ये P बराबर dW/dt है इसको अपन VI कैसे लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज और करंट कैसे लिख देते हैं। इसका डेरिवेशन कई बार SSC JEE लेवल पे पूछ लिया जाता है। तो इस पे बात कर लेते हैं अपन कि P बराबर dW/dt इज इक्वल टू VI कैसे होता है। तो इसकी जो डेरिवेशन है उस पे बात करते हैं अब अपन। देखिए तो P बराबर dW/dt। अब हमने क्या किया, इसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को dQ/dQ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ dW/dQ, इस dQ यहाँ ले आए, इनटू dQ/dt। ठीक है, अब अगर अपन बात करें dW/dQ पे, तो dW/dQ अभी आपने पढ़ा है, पर यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उससे अपन किससे डिफाइन करते हैं, EMF या फिर V, सेम ही चीज़ है। मल्टीप्लाई टू dQ/dt, ये भी आपने पढ़ा, करंट की डेफिनेशन क्या है, टाइम रेट चार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज दैट इज I। तो ये डेफिनेशन क्या बन गई, V इंटू I। और यही डेफिनेशन आपने पावर की सबसे ज़्यादा देखी है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल भी होती है पावर सिस्टम में हर जगह। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन कैसे निकली, इस डेफिनेशन से वो अपने पूरा डेरिवेशन देख लिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ अपन देखने वाले हैं वो हैं एक पॉइंट और मैंने यहीं पे लिखा है, डिलीवर एंड एब्जॉर्ब ऑफ पावर। देखो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि यही पॉइंट पूरे सर्किट के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। और एक बार अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो फिर सर्किट, कोई भी सर्किट का क्वेश्चन होगा उसको करने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट दिया हुआ है रेजिस्टेंस। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि किसी भी एलिमेंट से जो करंट फ्लो कर रही है I, तो इस I को आप क्या लिखोगे, ड्रॉप की तरह लिखोगे, प्लस से माइनस। ठीक है, तो जो भी ये एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है R, L और C, हम जानते हैं ये पैसिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट्स हैं, तो पैसिव एलिमेंट से एनर्जी का क्या होता है, ड्रॉप ही होता है। एलिमेंट एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को या डिसिपेट करेगा, लेकिन ड्रॉप ही होगा वहाँ पर वोल्टेज का। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इसको आप क्या लिखोगे, एब्जॉर्बिंग पावर। एब्जॉर्बिंग, पैसिव एलिमेंट में क्या लिखोगे, एब्जॉर्बिंग पावर। और पावर क्या होगी, एब्जॉर्बिंग पावर V इंटू I। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है, मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस से माइनस से प्लस। प्लस से माइनस जाओगे जब भी आप, तो एब्जॉर्बिंग करोगे, और माइनस से प्लस, देखिए कोई भी चीज़ है, मैंने कह दिया आपके पास अभी ये प्लस में और अब ये चीज़ माइनस में जा रही है, तो आप क्या कहोगे, चीज़ें आप किसी को देने लायक नहीं है, आपने क्या किया, अब आप एब्जॉर्ब, आप कमी हो गई आपके पास, प्लस से माइनस की तरफ जाने का मतलब कमी हो गई, तो आपने एब्जॉर्बिंग पावर हो गई वो। अब जब भी आप बात करोगे माइनस से प्लस, मतलब आपके पास पहले से माइनस से प्लस हो रहे हैं, आपके पास खूब सारा पैसा है, माइनस से प्लस में है, तो माइनस से प्लस होने का मतलब है अब आप डिलीवर कर सकते हैं, समझ गए। तो आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब आप डिलीवर कर सकते हो। और इस केस में करंट I फ्लो कर रही है, ये वोल्टेज V है, तो आप क्या कहोगे, इट इज़ अ डिलीवरिंग पावर। तो एब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग पावर, इन दोनों का केस आपने देख लिया यहाँ पर, P बराबर VI। ठीक है, अब वो पॉजिटिव कंसिडर करो, नेगेटिव कंसिडर करो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डिलीवरिंग को पॉजिटिव कंसिडर करोगे तो एब्जॉर्बिंग को नेगेटिव कंसिडर कर देना, और इसको नेगेटिव करोगे तो उसको पॉजिटिव कर देना। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट एनर्जी की। अब देखिए मैं अभी सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड कंटेंट को भी बता रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में जब सर्किट आएगा हमारे सामने, कोई क्वेश्चंस आएगा, उसको सॉल्व करेंगे, तब वहाँ आपकी चीज़ें आसानी से समझ, एक मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊँगा एनर्जी एब्जॉर्ब और डिलीवर पे। ठीक है, और वो न्यूमेरिकल आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी वो ब्रॉड लेवल पर बड़ा होगा और काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स होगा वो नेटवर्क एकदम, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब चीज़ें दिक्कत भरी सामने देख लेते हैं तो सारी चीज़ें इजी लगने लग जाती हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं एनर्जी पे। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इट इज़ अ कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू द वर्क एंड इट्स यूनिट इज जूल। ठीक है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं।
ये आप हिंदी में बेसिक डेफिनेशन आप सब जानते हैं। तो इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एबिलिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू द वर्क एंड इट्स यूनिट इज़ जूल। ठीक है, तो एनर्जी की यहाँ पे, अच्छा एनर्जी की एक जो यूनिट है वो तो जूल है, और आप एक यूनिट यहाँ से बता सकते हैं, वो क्या है, वो है वॉट सेकंड, क्योंकि पावर की है वॉट, टाइम की है सेकंड, ये भी एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको अलग से एक क्लास से लेके बता दूंगा, या फिर जैसे जैसे चीज़ें आएंगी सामने न्यूमेरिकल्स वहाँ मैं बताता जाऊँगा। जैसे 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, ये सब छोटे लेवल पे बीच बीच में सवाल आते जाएंगे। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होती है, तो ये सब कन्वर्जन में सब बीच बीच में आते रहेंगे और साथ साथ में मैं बताता जाऊँगा। अब यहाँ पे आता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। सेम जो चार्ज कंजर्वेशन लॉ है वैसा ही एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये ट्रांसफ़र हो जाती है। बाकी एनर्जी को कभी ना तो बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप देखिए हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। पावर सिस्टम पूरे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है पूरे वो एनर्जी पे ही बेस्ड है। अगर आपने देखा है पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में हम हाई लेवल पे वाटर को रखते हैं, ठीक है, और वो हाई लेवल पे जो वाटर होता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और उसी वाटर को हम हाई लेवल से डाउनवर्ड्स फ्लो करवाते हैं तो वो हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वही काइनेटिक एनर्जी जाके टरबाइन पे हिट करती है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वही टरबाइन अल्टरनेटर से कनेक्ट होता है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो इट्स ऑल अ कंप्लीट साइकिल, ये पूरे एक साइकिल की तरह काम करता है। ठीक है, ये है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अब अपन बात करते हैं, देखिए ये सब एसएससी मेंस में पूछ सकते हैं डायरेक्टली एनर्जी, तो उसकी डेफिनेशन, उसकी यूनिट्स, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और फिर उसका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के बारे में इतना ही सब कुछ लिखना होता है। एनर्जी की जिनकी भी आज तक एग्जाम में पूछी गई डेफिनेशन वो 5 मार्क्स के हिसाब से पूछी गई है, तो उसके लिए ये सूटेबल होता है। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो यहाँ तक अब देखो आज अपने जो क्लास ली है उसमें अपन ने बेसिक पढ़ा, एक तो सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, और अपन ने पढ़ा है जो बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं उन सब के बारे में बात की, चार्ज के बारे में बात की, करंट के बारे में बात की, वोल्टेज के बारे में बात की, पावर की बात की, एनर्जी की बात की। ठीक है, तो इन सब के बारे में अपन ने इलेक्ट्रिकल जो बेसिक क्वांटिटी, इन सब के डेफिनेशन, इनकी यूनिट्स, इन सब के बारे में बात की है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट में अपन बात करेंगे आरएलसी के बारे में, और जो डेफिनेशंस है पैसिव और एक्टिव, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लीनियर नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है, और यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको 25 मिनट की क्लास लूँ, और उस 25 मिनट की क्लास में आपको जो बेसिक से लेके टॉप लेवल तक हम पूरे कंटेंट को अच्छे से करा सकें। ठीक है, तो बाकी सब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई वॉइस की दिक्कत हो या फिर कहीं कुछ डिटेल लिखना हो, कुछ डिटेल बताना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी थोड़ा हो सकता है वॉइस इस बार क्लियर नहीं आई हो, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बट लेकिन मेरे तरफ से अच्छा प्रयास था। कोई और दिक्कत हो तो आप बताइएगा। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़ सपोर्ट आप बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और कंटेंट कंटिन्यू कर सकूँ। थैंक यू।